बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट है और इसमें आज हम बात करेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। वेक्टर इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन आपके पास होती है जी, इट इज एरिया ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। यानी कि आप कोई भी एक ग्राफ ड्रा करते हैं इन एक्स वाई प्लेन में, तो उस ग्राफ के अंदर जो एरिया आपके पास होता है वो आपके पास कहलाता है इंटीग्रेशन। यानी कि एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ जो हम फाइंड करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। तो वेक्टर इंटीग्रेशन में हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं जी। वेक्टर इंटीग्रेशन, वेक्टर इंटीग्रेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ पर मल्टीपल इंटीग्रल्स के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड, फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड, फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड, जिसमें हम गॉस डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे। और सेकेंडली हम यहाँ पे बात करेंगे स्टोक्स थ्योरम के हवाले से। स्टोक्स थ्योरम के हवाले से हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले रहेगा वो आपके पास होगा जी ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर्स। हमारे पास क्या होता है ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो सिंपल हमारे पास जो एक डेरिवेटिव जो इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जिसमें वही है। तो नॉर्मली जब आपके पास तो ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन आपके पास जो है ना वो सिंपल इंटीग्रेशन ही है। ये वही वाली इंटीग्रेशन है जो आप लोगों ने सेकंड ईयर की मैथ्स में पढ़ा हुआ है। तो जिसमें आप लोगों को पता है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो और उसकी पावर n दिया गया हो तो हम क्या कर रहे हैं और उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे मौजूद हो तो आपके पास क्या होगा x की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो C है इसकी यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, ये C यहाँ पर क्यों आ रहा है। अब लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा ग्राफ हो या कोई भी ऐसी शेप आपके पास हो जो कि एक्स वाई प्लेन में है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपके पास एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है और उसका डेरिवेटिव कुछ इस तरह से बनेगा। अब अगर मैं इस वेक्टर का यहाँ पर एरिया फाइंड करना चाहूँ या इस वेक्टर ने कितना एरिया कवर किया है, अगर मैं वो यहाँ पे एनालिसिस करना चाहूँ, उसको हम कैलकुलेट करना चाहूँ, तो हम क्या करेंगे कि सिंपल इस पॉइंट P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे अपॉन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास सिंपल ये एक ट्राइंगल सी बन गई है। ठीक है जी, और हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपके पास, तो इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो इसका जो एरिया होगा वो आपके पास हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। सिंपल आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखें ये आपके पास एक क्लोज्ड शेप है इसका जो कि आपके पास एक ट्रायंगल की फॉर्म में है और यहाँ पर इसका जो एरिया है वो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है जी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। इसी तरह से अगर आपके पास कोई
वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है, दिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है जी, या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आपके पास होता है, ठीक है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। और अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो उसका जो ग्राफ है, दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो आपके पास एक रेक्टेंगल सी बन गई है, यानी कि ये आपके पास क्या बन गया है, एक रेक्टेंगल, या फिर ये आपके पास एक स्क्वायर बन गया है, ठीक है। और रेक्टेंगल या स्क्वायर का जो एरिया वो आपको पता है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका एरिया आपके पास होता है जी लेंथ इनटू ब्रेथ। दिस इज द लेंथ और दिस इज द ब्रेथ। तो हम यहाँ से किसी भी रेक्टेंगल का या किसी भी स्क्वायर शेप का हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बट व्हाट इफ कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो नॉन यूनिफॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कोई, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा भी कर लूँ अलोंग द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर ये कोई प्रॉपर कोई डायग्राम नहीं बन रही है, यहाँ पर प्रॉपर इसकी कोई शेप नहीं बन रही है। लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट था जो कि पॉइंट जीरो पे था, और जब पॉइंट जीरो से लेकर उसके जो फाइनल पोजीशन है वो आपके पास है जी पॉइंट बी। अगर मैं पॉइंट बी से एक पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन ड्रा भी कर लूं अपॉन द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर जो है ना प्रॉपर आपके पास ना कोई इसकी वो नहीं आएगी, इसकी शक्ल नहीं बनेगी, इसकी प्रॉपर शेप नहीं बनेगी। यानी कि जैसे यहाँ पर तो हम लोगों ने पहले ये ट्राइंगल से बन गई थी, इसका हम लोगों ने एरिया कैलकुलेट कर लिया था यूजिंग 1/2 बेस इनटू हाइट। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास जो है वो एक स्क्वायर शेप बन गई थी, जिसका हम लोगों ने एरिया फाइंड कर सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कोई पैटर्न में नहीं है, यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट की मोशन की बात करें तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है या उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो आपके पास यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि वो प्रॉपर शेप में यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो फिर हम यहाँ से कैसे करें? तो इस तरह की जो शक्ल होगी या इस तरह का जो पाथ होगा आपके पास, वहां पर हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन मेथड को। यूज्ड इंटीग्रेशन मेथड, या हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है वो इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस एरिया को या इस डिस्टेंस को या इस पैचेस को हम छोटे छोटे स्मॉल पैचेस में क्या कर लेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। लेट्स सपोज दिस वन। इसी तरह से आपके पास एक पैच इसका जो ये वाला आ जाएगा। इसी तरह से हमने यहाँ पर कुछ इसके पैचेस में डिवाइड कर लिए इसको स्मॉल पैचेस में, ठीक है। और इसी तरह से कुछ ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये जो हर एक पैच है ये एक रेक्टेंगल को शो कर रहा है। क्या कर रहे हैं? ये एक रेक्टेंगल को शो कर रहा है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर जो बाकी जो रिमेनिंग हमारा एरिया रह गया है ये वाला एरिया, हमने इस एरिया को भी शामिल करना है, इस एरिया को भी हम लोगों ने इंक्लूड करना है। तो इंटीग्रेशन में आपके पास जो कांस्टेंट c आता है, जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट का नाम भी देते हैं, वो इस एरिया को इंक्लूड करने के लिए हमने वहां पे जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को लिखा होता है, वेयर c इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की बेसिक रीजन ही यही है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम हमारे पास जो रिमेनिंग एरिया है हम उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी राइट एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यहाँ पे हम यूज करते हैं। अब इंटीग्रेशन की भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे लिख लीजिए इंटीग्रेशन इज आपके पास नंबर वन आपको होता है जी डेफिनेट, और नंबर टू आपके पास होती है इनडेफिनेट। नंबर वन इज डेफिनेट इंटीग्रल और नंबर टू आपके पास क्या होते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब अब यहाँ पे आपके पास ये है कि अगर आपके पास लिमिट्स दी गई हैं, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास क्या होगा कि वहां पर आपको जो है ना वो प्रॉपर लिमिट्स दी गई होंगी, यानी कि आपने फंक्शन को लेट्स सपोज कि उन्होंने आपको इस तरह से इंटीग्रेशन साइन है और उसने आपको लिमिट दे दी है 0 से लेके 2 तक।
तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल्स, यानी कि जहां पर आपको लिमिट्स दी गई होंगी वो वाला जो इंटीग्रेशन आपके पास होगा या वो वाला जो इंटीग्रल आपके पास होगा उसको हम नाम देंगे डेफिनेट इंटीग्रल। द इंटीग्रल विच हैज इट्स लिमिट्स, यानी कि वो इंटीग्रल जिसकी आपको यहाँ पर लिमिट्स दी गई होंगी, वो जो इंटीग्रल आपके पास होगा दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। और वो इंटीग्रल जिसकी आपको लिमिट्स ना दी गई हो वो आपके पास होगा इनडेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि द इंटीग्रल व्हिच डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लिमिट्स, तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल, या उसको हम बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का नाम देंगे। ठीक है, तो आगे लिख लें जी, व्हेन लिमिट्स आर गिवन, व्हेन लिमिट्स आर गिवन क्या करेंगे, नो नीड टू राइट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यानी कि जब आपके पास कोई भी लिमिटिंग केस होगा, जब आपको लिमिट्स दी गई होंगी, जो आपका इंटीग्रल होगा उस इंटीग्रल की जब आपको लिमिट्स दी गई होंगी तो तब आपको जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अदरवाइज अगर आपका वो इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो वहां पर हम कांस्टेंट ऑफ सी को शामिल करेंगे, और अगर आपका वो जो इंटीग्रल है वो डेफिनेट है तो वहां पर फिर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है जी, अब आपको पता है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन या सिंपल इंटीग्रेशन का जो सबसे जो मेन एक फार्मूला आपके पास है कि कोई भी अगर आपके पास फंक्शन हो और उस फंक्शन की पावर दी गई हो और उसी फंक्शन का आगे आपके पास डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम क्या करते हैं कि फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं और उसी पावर को हम नीचे डिवाइड करवाते हैं, और प्लस आपके पास आता है सी विच इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, तो इसके रिलेटेड हम एक छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल को भी सॉल्व आउट करते हैं, और वो एग्जांपल आपके पास क्या होगी, लेट्स सी। ये आपके पास है जी, लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पे एक इंटीग्रल है और इसकी लिमिट्स आपके पास क्या है 0 से लेके 2 तक, और यहाँ पर उन्होंने आपको दिया है जी पावर x की पावर 3 इंटू डी एक्स, और इसका हमने जो है वो इंटीग्रेशन निकालना। अब सबसे पहली बात तो ये कि ये वाला जो इंटीग्रल आपके पास है ये आपके पास है डेफिनेट इंटीग्रल। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर उसमें आपको लिमिट्स दी गई हैं, यहाँ पे आपको जो लिमिट है वो 0 से लेके 2 तक है। अब फॉर्मूला पीछे हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि ये फंक्शन है और आगे उसका जो है वो डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे और वही पावर हम नीचे उसको इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1, और इसकी जो लिमिट्स आपके पास है वो जाएंगी 0 से लेके 2 तक। इट मीन दैट इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास हो जाएगा x की पावर 4 ओवर 4, और यहाँ पर लिमिट्स आपके पास हो जाएंगी 0 से लेके 2 तक। अब यहाँ पर हमने अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करवा लिया है। अब इंटीग्रेट करवाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी लिमिट्स को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे अपर लिमिट, देन वी यूज लोअर लिमिट। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा जी, अपर लिमिट हम पहले यूज करेंगे तो 2 की पावर 4 ओवर 4 ये हमारी अपर लिमिट होगी, माइनस लोअर लिमिट हमारी 0 है यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा 0 की पावर 4 ओवर 4, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स 4 अगर हम करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 16 ओवर 4 माइनस 0, क्योंकि समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा जी 0। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट वी हैव 16 ओवर 4, और अगर आप 16 को 4 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 4। यानी कि इस तरह के इंटीग्रल का हम इस तरह से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन जो है वो उसके बाद आपके पास जो है ना कुछ आपके पास कांस्टेंट्स भी होते हैं इसमें, फिर आपके पास यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं जिसकी इंटीग्रेशन आप लोग पहले जानते हैं। तो इसमें आपके पास लेट्स सपोज की इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये आपके पास हो गया जी माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। इसी तरह से अगर आपके पास है जी इंटीग्रेशन cos ऑफ x इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी साइन x प्लस सी। इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी tan फंक्शन हो, tan x dx, अब tan की भी आपके पास इंटीग्रेशन मौजूद है, लेकिन tan का जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास आएगा लॉग की फॉर्म में, और यहाँ पर कुछ ना कुछ फंक्शन आएगा, और प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन आएगा ये आप लोगों ने खुद यहाँ पे सर्च करके लिखना है कि tan x dx का इंटीग्रेशन आपके पास क्या बनेगा। ये आप लोगों की एक छोटी सी असाइनमेंट है
आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, e की पावर x दिया गया हो और dx दिया गया हो, तो उसका इंटीग्रेशन हम फाइंड करेंगे e की पावर x प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सेकंड ईयर में पहले आप लोगों को जो इंटीग्रेशन किया हुआ है, जो नॉर्मल इंटीग्रेशन है आपके पास, या ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन है, या जो सिंपल इंटीग्रेशन है, आप लोगों ने उसको एक दफ़ा सारा रिव्यू कर लेना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन कैसे निकालनी है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन की कैसे निकालनी है, हाइपरबोलिक फंक्शन का हम लोगों ने इंटीग्रेशन कैसे निकालना है, और जो सिंपल आपके पास जो इस तरह के क्वेश्चन है नॉर्मल इंटीग्रेशन के, वो हम लोगों ने कैसे सॉल्व आउट करने हैं। आई होप कि आप में से कुछ बच्चों को ये सारे मेथड पहले पता होंगे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता वो आज काइंडली अपने ये वाले कंसेप्ट सारे दोबारा रिवाइज कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स हमारे पास क्या होता है। ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स, ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास कोई भी इंटीग्रेशन दिया गया है और एफ ऑफ यू आपको कोई भी यहाँ पे फंक्शन दिया गया है और उसका डेरिवेटिव आपको दिया गया है डी यू। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कोई भी फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव आपको दिया गया है डी यू। ओके, तो अब आपके पास लेट्स सपोज कि ये डी यू ये जो यू आपके पास है, ये कोई भी एक वेक्टर है, कोई भी एक आपके पास वेक्टर है, और ये ऐसा वेक्टर है जो कि 3D प्लेन में एग्जिस्ट करता है। अगर आपका ये वेक्टर 3D प्लेन में एग्जिस्ट करता है तो डेट मीन दिस हैज 3 कोऑर्डिनेट्स और 3 डायमेंशंस। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ यू डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ 1 यू into I unit vector plus integration f of 2 u into j unit vector plus आपके पास आ जाएगा f of 3 integration f of 3 u into k unit vector, एंड यहाँ पर ओवरऑल आपके पास आ जाएगा डी यू। डी यू आपके पास ये वो क्वांटिटी है जिसके रिस्पेक्टिव में हमने इस वेक्टर u को इंटीग्रेट करवाना है। अगर हम पिछले एग्जांपल की बात करें तो पीछे हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल को सॉल्व किया था जिसमें आपके पास क्या है x की पावर 3 इंटू डी एक्स। इसमें क्या है कि हमने इस x को विद रिस्पेक्ट टू द डी एक्स हम लोगों ने इसको क्या करवाना है, इंटीग्रेट करवाना है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, दिया गया है u वेक्टर आपको दिया गया है, इसको हमने डी यू के रिस्पेक्टिव में इसको हम लोगों ने क्या करना है जी, सॉल्व आउट करना है। तो डी यू फिर आपके पास ये वो वेक्टर होगा जिसके रिस्पेक्टिव में हम इस वेक्टर u को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो आपके पास u वेक्टर ना, ये आपके पास कोई भी वेक्टर हो सकता है, आपके पास फोर्स वेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि फोर्स आपको पता है फोर्स इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्योंकि फोर्स आपके पास क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो u वेक्टर है ये कोई भी एनी वेक्टर जो है ना हो सकता है, और यहाँ पर u आपके पास क्या होगा, u इज अ स्केलर क्वांटिटी, u इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। अब लेट्स सपोज कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पे एफ ऑफ यू इंटू डी यू दिया गया है, और इस वेक्टर को जब हम सॉल्व आउट करते हैं और सॉल्व आउट करने के बाद इसका जो आंसर है वो फर्स्ट करें आपको g प्लस सी की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि g यहाँ पर इसकी वेक्टर की कोई भी जो है ना वो वैल्यू होगी, इसको मैंने जनरली यहाँ पे लिखा है कि g प्लस सी। सी आपको पता है कि ये होता है आपके पास कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो g होगा वो भी आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही होगा। क्या होगा आपके पास, वो कांस्टेंट क्वांटिटी ही होगा, यानी कि यहाँ पर जो वेक्टर आपके पास है वो भी वेक्टर होगा
और उसका हम जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आगे फाइंड आउट करेंगे वो भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। तो इस तरह का जो इंटीग्रेशन नॉर्मली हम यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स में। तो ये फंक्शन आपके यूज होंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स में हम इनको क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रल आपके पास होते हैं ये होते हैं जी इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स, यानी कि ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें आपको कोई भी लिमिट्स ना दी गई हो तो फिर वो आपके पास हो जाएंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अच्छा जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस आपके लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे जो कि वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, जो कि कुछ इसी तरह के फॉर्मेट के होंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि प्रॉपर आप लोगों ने काम क्या करना है और इंटीग्रेशन आप लोगों ने कैसे अप्लाई करनी है। तो वो क्वेश्चंस के आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है, क्वेश्चन आप लोगों को शेयर कर दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व आउट करने हैं और सॉल्व आउट करने के बाद उसका जो असाइनमेंट है वो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है जी, और कल तक सब बच्चे अपनी वो असाइनमेंट जमा करवाएंगे। ठीक है जी, ये था जी आपका आज का लेक्चर। इसमें आज हम लोगों ने थोड़ा सा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को हमने या वेक्टर इंटीग्रेशन को हम लोगों ने स्टार्ट किया है और इसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। मे भी कुछ बच्चे आपके यहाँ पे लेट ज्वाइन किया होगा। तो यहाँ पे देखें कि इंटीग्रेशन क्या होता है कि इंटीग्रेशन इट इज द एरिया ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ, यानी कि आपके पास कोई भी एक्स वाई प्लेन में कोई ग्राफ है और उस ग्राफ ने जितना एरिया वहां पे कवर किया है या उस कर्व के अंदर जितना एरिया आपके पास होगा उसको हम नाम देते हैं इंटीग्रेशन का। तो वेक्टर इंटीग्रेशन की आपके पास यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं। नंबर वन यहाँ पे आपके पास है ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर, जिसमें ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन वेक्टर का मतलब है कि हम सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे, जिसमें आपके पास सम रूल है, प्रोडक्ट रूल है, देन आपके पास डिफरेंस रूल है। तो इस तरह के रूल्स को अप्लाई करके हम यहाँ पे इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल इंटीग्रल, यानी कि आपके पास वहां पे डबल और ट्रिपल आपको जो है ना वो इंटीग्रेशन दिए गए होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे लाइन इंटीग्रल के बारे में, वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में, और यानी कि लाइन इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल का वेक्टर फील्ड में क्या रोल है उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे जिसमें हम गॉस डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे और स्टोक्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास ये इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा उन्होंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया हुआ है जिसमें आपके पास क्या है कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, अब यहाँ पर कोई भी अगर आपके पास एक शेप है और यानी कि ट्राइंगल है, यहाँ पर हमने पॉइंट पी से कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा किया है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे इसका एरिया सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी जो शेप है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, रेक्टेंगल की फॉर्म में है, तो वहां पर भी उसका हम एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। बट अगर आपके पास कोई ऐसा शेप हो जिसका कोई प्रॉपर पैटर्न ना हो या जो नॉन यूनिफॉर्म हो, फर्ज करें अगर इसको हम एक्सेलरेशन वेक्टर ही मान लें और ये एक्सेलरेशन ऐसा है कि जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि उस टोटल एरिया को, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट है उसने पॉइंट जीरो से स्टार्ट लिया और वो कहाँ पे चला गया, पॉइंट बी पर चला गया, लेकिन थ्रू आउट दिस डिस्टेंस उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ इस ऑब्जेक्ट ने जितना आपका एरिया कवर किया है उस एरिया को हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और वहां पर फिर हम इस तरह की सरफेस को कैलकुलेट करने के लिए वहां पर हम इंटीग्रेशन मेथड को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो इंटीग्रेशन उसके आपके पास यहाँ पे दो टाइप्स हैं जी, एक है डेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा आपके पास है इनडेफिनेट। डेफिनेट में आपको लिमिट्स दी गई होंगे और इनडेफिनेट विदाउट लिमिट्स आपके पास होगा। ठीक है जी, तो डेफ इसमें क्या होगा कि आप अगर तो आपको लिमिट्स दिया गया हो तो फिर हम वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को शामिल नहीं करते। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जांपल सॉल्व आउट की है कि सिंपल यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन दिया गया है और उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो उसका हम लोगों ने ये सारा आगे उसका जो है ना इंटीग्रल कैलकुलेट किया है। फिर आपके पास यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप लोगों ने इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करना है। देन यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया है कि यहाँ पर आपके पास अगर कोई भी वेक्टर हो, फोर्स वेक्टर हो, और उसको हम इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर आपके पास जो डी यू आ रहा है, ये जो डी यू है ये आपके पास ये वो टर्म है जिसके रिस्पेक्टिव में हम इस वेक्टर u को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करवाएंगे।
तो एग्जाम्पल में आपके पास फोर्स वेक्टर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फोर्स भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन u है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, कोई भी फंक्शन है, इसको आपने इंटीग्रेट करवाया, और इंटीग्रेट करवाने के बाद वो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका, जो फंक्शन g है, कोई भी फंक्शन है, उसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। यानी कि फर्ज करें यहाँ पर आपके पास कोई भी फंक्शन u था, उसको आप लोगों ने इंटीग्रेट करवाया, और उसका जो इंटीग्रेशन आया वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर उसके साथ जो कांस्टेंट ऑफ c आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, वो भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे एक डेफिनेशन को दोबारा रिवाइज किया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होते हैं। इंटीग्रल इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स, यानी कि ऐसा इंटीग्रेशन जहां पर आपको लिमिट्स नहीं दी गई होंगी, दीज आर कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इसकी एग्जांपल कुछ आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, उन एग्जांपल को आप लोगों ने सॉल्व करना है और उसके असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।